नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से। आपको जो भी कंफ्यूजन है पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। बस ध्यान पूर्वक आपको चीजों को समझना है और लिखते हुए जाना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसा कंपाउंड है? ये कार्बनिक कंपाउंड है। कैसा है? कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका काम क्या है सर? काम क्या है इसका? शरीर के लिए ऊर्जा देना का। क्या काम है इसका? ऊर्जा देने का काम। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या देता है? ऊर्जा देने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर के तुरंत ऊर्जा देने का भी काम करता है। क्वेश्चन बनेगा हमारे शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा भी लिखिएगा। तुरंत हमारे शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करता है? ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम क्या? 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना एनर्जी होता है आपको बताना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितना होता है तो आपको बताना है 4.2 कैलोरी। कितना? 4.2 कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एनर्जी होता है। यहाँ तक समझ आया होगा। आगे समझिए इसके बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं? लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहो ऐसे याद करिएगा। इनका ये रेशियो फिक्स रहता है 1:2:1। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें जो रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। बताना है आपको 1:2:1, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर ये कैसे होता है? देखिएगा एग्जाम्पल में समझे। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है ना। तो 1:2:1 तो हो गया कि नहीं हुआ? तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, तो वो आपको मिलेगा 1:2:1 के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन और क्या बनते हैं यहाँ से समझेगा। हमारे शरीर के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी जरूरत पड़ती है पर डे? एक दिन में हमें हमें पर डे एक दिन में हमें लगभग 350 से लेकर 400 ग्राम 400 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। इसकी देखिएगा, यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ, चलो दिमाग में सेट करिएगा। पर डे हमें लगभग 350 से लेकर 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। अगर हमें प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर से काम लेना है और स्वस्थ रहना है तो इतना आपको कार्बोहाइड्रेट रोजाना लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आप आलू खाते हो भाई, ठीक है, जूस पीते हो, फ्रूट्स हैं, इन सब में ये आसानी से मिल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक और चीज देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और देखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है इसको, इसकी जो इकाई क्या होती है देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई पूछ लेगा आपसे। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट या इकाई क्या होती है बताना होगा आपको। सैकेराइड। क्या बताएंगे? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सैकेराइड होती है। जब दो सैकेराइड मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा सैकेराइड और दो सैकेराइड मिलते हैं ना, सैकेराइड सैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो सैकेराइड सैकेराइड लिखेगा। सैकेराइड और सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बंध को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज से बहुत सारी चीजें रिलेट करके आपको याद करवा रहा हूँ। तो इसी तरीके से अपने दिमाग में ये गंदा सा जो भी इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से छाप लेना है। अगर मैं लाइनें लिखाऊंगा तो लाइनों को भूल जाते हैं। हमारा दिमाग पिक्चर फॉर्मेट को जल्दी कैप्चर करता है देन डिजिट फॉर्म को। तो आपको इसी तरीके से अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऊर्जा देने का काम करते हैं। सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा मिलता है? हमें 4.2 कैलोरी। कितना मिलता है? 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलता है। सर कार्बोहाइड्रेट बना किसका होता है? तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इसका जो रेशियो अनुपात क्या रहता है? 1:2:1 इसका अनुपात रहता है। ये मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज का। अब क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? तो आपको बताना है सैकेराइड। क्या बताना है? सैकेराइड। जब दो सैकेराइड मिलते हैं तो
तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक बंध बनता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध बोल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ाएं चीजों को, आगे बढ़ाएं क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है, अब देखो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, मान के चलो आलू खाया, आपने आलू की सब्जी खाया, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपने लिया तो उसका भाई डाइजेशन भी जो होगा जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी कब मिलेगा? जब डाइजेशन होगा, जब उसका ऑब्जर्वेशन भी पूर्ण होगा, और उससे के बाद आपको क्या मिलेगी? इससे ऊर्जा मिलेगी। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मिलते हैं, आपने खाया और तुरंत ऊर्जा निकल गई, ऐसे थोड़ी ना कि मशीन में इधर से लगाया और उधर से निकाल लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जब ऊर्जा बनती है। तो सर इसका पाचन कहाँ होता है? देखिएगा पाचन, इसका जो पाचन कहाँ होता है? डाइजेशन, हिंदी में पढ़ा देते हैं, देखो जल्दी करेंगे। सर इसका पाचन कहाँ होता है? तो जो आपका मुख गुहा है, दो जगह पर इसका पाचन होता है, मुख गुहा, मुख गुहा, और दूसरे नंबर पर होता है आपका छोटी आंत। कहां पर होता है? छोटी आंत। देखिएगा इसी तरीके समझना आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ होता है? सर मुख गुहा में होता है और छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन बनेगा कि मुख गुहा में पाचन कौन करवाता है? डाइजेशन वाली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन समझना चाहो तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर टाइलिन, टाइलिन अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? टाइलिन अमाइलेज एंजाइम मुख गुहा में लगभग 70% आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवा देता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होगा? तो मुख गुहा में होगा। कौन करवाता है? उसके लिए हेल्पफुल होता है आपका टाइलिन एंजाइम। कौन? टाइलिन एंजाइम। समझ आया? नेक्स्ट बात करेंगे छोटी आंत, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर सर कौन करवाता है कार्बोहाइड्रेट का? तो वहां पर भी होता है एमाइलेज एंजाइम। क्या? एमाइलेज एंजाइम। क्या? एमाइलेज एंजाइम वहां पर होता है। समझ आया कि नहीं आया भाई? एमाइलेज एंजाइम, देखिएगा एमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ आया क्या? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखिए, दोबारा एक बार रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन करिएगा। देखो आपको शॉर्ट फॉर्मेट में ही चीजों को पढ़ाऊंगा जिससे चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि देखो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और बेहतर पढ़ो, बेहतर रिजल्ट करो। देखो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का सर काम क्या होता है? सर ऊर्जा देने का काम करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है हमारे शरीर के लिए? हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का काम करता है, नॉर्मली केस में बात करें, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का काम करता है पूरे शरीर के लिए। तो बोलना है आपको, क्या बोलना है आपको? कार्बोहाइड्रेट बताना है। लगभग लिखिएगा, लगभग 70%, लगभग 70% ये ऊर्जा देने का काम करता है हमारे शरीर को वर्क करने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन अगर यूनिट के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सुनिएगा, मैंने बोला सबसे ज्यादा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। आपका कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। ये समझ आया आपको? लेकिन अगर वो यूनिट के रूप में पूछ लेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना है, तो बताना आपको 4.2 कैलोरी। इसका जो दूसरा है आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है वसा का। जो फैट है, फैट में 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो आपसे इंडिविजुअल करके पूछे कि किसके एक यूनिट में सर्वाधिक एनर्जी होती है, तो आपको फिर फैट बताना होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कितने रूपों में पाया जाता है? क्या? कार्बोहाइड्रेट कितने रूपों में पाया जाता है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, तो समझेगा। एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको, दोबारा मेरे साथ बोलेगा, बार बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है हमारे शरीर के लिए? सर इंस्टेंट ऊर्जा देने का काम करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। सर हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी जरूरत कितनी पड़ती है पर डे? लगभग 350 से 400 ग्राम पर डे हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। मिनिमम हमारे शरीर के लिए 50% ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ऊर्जा जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, समझ आया? तो पाचन कहाँ होता है? इसका मुख कहाँ होता है और कौन करवाता है? टाइलिन करवा देता है। और छोटी आंत में भी एमाइलेज एंजाइम करवा देता है। सर पूछेगा आपसे कि ये किस से बना होता है? तो इसके जो कार्बोहाइड्रेट में देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 रेशियो होता है। जैसे मैंने आपको समझाया ये ग्लूकोज है, आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है? यह है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का है। तो C6H12O6 यहाँ देखिए 1, 2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे हाँ ये भी समझ लो कि सैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जो बंध पाया जाता है, उस बंध को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बंध बोल देते हैं। अब बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की मतलब कितने टाइप्स होते हैं, कितने रूप में पाया जाता है? 3 प्रकार से पाया जाता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ से आगे बताता हूँ, चीजों को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा आगे क्या होगा। जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको मैंने इसकी यूनिट क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर? मैंने क्या बताया भाई, बोलिएगा सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सैकेराइड होती है। और उस सैकेराइड के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा ऐसे इधर इधर आप लिख सकते हैं। देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में पाया जाता है। तो पहला यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, पहला आपका ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज हुआ आपका, ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज नहीं, ये क्या बता दें देखो। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में पाया जाता है। लिखिएगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, चलो हिंदी में लिखते हैं मोनोसैकेराइड। लिखिएगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा लिखेंगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, देखो डाइसैकेराइड। थर्ड नंबर पर लिखेंगे आपको पॉलीसैकेराइड। क्या बोलना है? पॉलीसैकेराइड। लिखिएगा पॉलीसैकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की 3 इकाइयां पाई जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है सर। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। इसकी यूनिट मैंने बता दी, इसकी यूनिट क्या होती है, 2 बार यहाँ लिख लो एक बार, इससे चीजें आपके दिमाग में सेट रहेंगी। सैकेराइड। क्या? सैकेराइड। समझ आया? ठीक है भाई। देखो तो जो कार्बोहाइड्रेट है 3 रूपों में हमें मिलता है। तो पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड, एक दूसरा होगा डाइसैकेराइड और पॉली। देखो यहीं से अर्थ से समझ में आ जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक या सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है जिसमें एक इकाई हो। क्या? जिसमें सैकेराइड की एक इकाई हो उसे मोनोसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड की 2 इकाई हो उसे डाइसैकेराइड, जिसमें सैकेराइड की 2 से अधिक इकाइयां जुड़ती हो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। समझ आया? जिसमें एक इकाई मोनोसैकेराइड, 2 इकाई वो बताना है आपको डाइसैकेराइड, 2 से अधिक इकाइयां मिलेंगी तो भाई पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। अब समझना है कि इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले नंबर पर लिखिएगा ग्लूकोज। क्या लिखना है आपको? ग्लूकोज के बारे में लिखिएगा, ठीक है, ग्लूकोज। देखो जो मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, तो मोनोसैकेराइड मतलब यहाँ पर सैकेराइड की कितनी इकाई होगी? एक ही इकाई होगी। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज है क्या? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि ब्लड शुगर कैसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। सर इसके स्रोत भी बता दो। देखिएगा जितने भी फल फ्रूट आप खाते हैं, फल वगैरह जो भी खाते हैं उन सभी में अच्छे तरीके से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। फल हुआ, जूस हुआ, ठीक है, फल जूस वगैरह इन सभी में आपको क्या मिल जाता है? क्या मिलता है भाई? ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है भाई। ये खाएंगे तो ग्लूकोज मिल जाएगा। अब ग्लूकोज ही का क्या काम करता है? ये तुरंत ऊर्जा देने का कभी काम करता है, तुरंत ऊर्जा देने का, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। देखो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। अगर उसमें भी आपसे स्पेसिफिक करके पूछता है कि
जैसे आपको दे दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में तुरंत ऊर्जा या सुक्रोज दे दिया, तो उसमें तुरंत ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो आपको बताना होगा ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज ही तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे आपको थोड़ा थकान हो जाती है, जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, जब प्रॉब्लम होती है, तो क्या है ग्लूकोज की ड्रिप कराई जाती है, जिससे थोड़ा सा राहत मिलती है। ठीक है भाई, तो ग्लूकोज तुरंत इंस्टेंट, जैसे ही आप अपने जूस पिया तो थोड़ा सा राहत आपको मिल जाती है, जूस पिया भी तो राहत मिल जाती है, एनर्जेटिक फील करते हैं आप। तो वही चीज है कि जैसे ग्लूकोज से क्या होता है ना, हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, समझ आया। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह इनसे ज्यादा ये पाई जाती है, तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। समझ आया ग्लूकोज के बारे में। अब दूसरी इकाई देखिए, मोनोसेकेराइड के बारे में बता रहा हूँ। मोनोसेकेराइड की दूसरी इकाई क्या होती है, दूसरी इकाई होती है भाई, यहाँ लिखे क्या, ऐसा करते हैं, इसको इसके बारे में बाद में लिख लेंगे, पहले इन्हीं के बारे में लिख लेते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर लिखेगा आप फ्रक्टोज, क्या लिखेगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज लिखेगा, क्या फ्रक्टोज लिखेगा भाई। जो फ्रक्टोज होता है, ध्यान सुनिएगा, फ्रक्टोज के बारे में सुनिएगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट हम इसको रेस करके जानेंगे। देखिएगा फ्रक्टोज क्या होता है, क्या फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज के बारे में जानेगा। जो फ्रक्टोज होता है सबसे मीठा शर्करा, मतलब जो प्राकृतिक सबसे मीठा शर्करा है, उसे क्या बोलते हैं भाई, फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी फलों से प्राप्त होते हैं, ये फल रस वगैरह जूस वगैरह इनसे प्राप्त होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, गन्ने की शुगर। ठीक है, गन्ने वाली शर्करा, गन्ने वाली शर्करा ये शुगर केन बोल रहे हैं। गन्ने वाली शर्करा के नाम से हम किसको जानते हैं, किसको जानते हैं, फ्रक्टोज को ही जानते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी मीठी शर्करा होती है। तो पूछेगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो ये होती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि कृत्रिम कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी शर्करा कौन सी मीठी शर्करा होती है, तो सैकेरिन। क्या नोट लिखेगा अलग से, तो सैकेरिन होता है, सैकेरिन। सैकेरिन फ्रक्टोज से, सैकेरिन फ्रक्टोज से 10 गुना ज्यादा मीठी होती है। सैकेरिन क्या है, जो कि 10 गुना ज्यादा मीठी होती है। तो प्राकृतिक रूप से बोलेंगे सबसे मीठी शर्करा का नाम है, तो आपको बताना है फ्रक्टोज। अगर आपको कृत्रिम रूप से बात करेंगे तो सैकेरिन सबसे मीठी शर्करा होती है, लगभग फ्रक्टोज से 10 गुना ज्यादा मीठी होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें आपको देखिए, अगर मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हुआ आपका, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज के बाद तीसरे नंबर पर आता है गैलेक्टोज। क्या आता है, गैलेक्टोज। थर्ड नंबर पर लिखिएगा गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज है सर वो किससे प्राप्त होता है, ये लैक्टोज के टूटने से। क्या, लैक्टोज के टूटने से क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है, लैक्टोज के टूटने से हमें गैलेक्टोज प्राप्त होता है। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार दोबारा देखो, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में, इसके बाद डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बाद में जानेंगे। एक बार समझ लो, सिंपल समझो, जो मोनो मोनो का मतलब होता है एक, एक मतलब एक सेकेराइड की इकाई, जिसमें सेकेराइड की एक इकाई होती है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड में 3 आते हैं। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आती है, तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आती है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। इसका जो स्रोत है, फल जूस वगैरह आप खाएंगे तो इनमें आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा देने का काम भी क्या करता है, ग्लूकोज करता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है प्राकृतिक रूप से। और बात करूं, अगर कृत्रिम रूप से बात करूं, तो आपका जो सैकेरिन है, सैकेरिन क्या होता है, सबसे ज्यादा मीठा होता है, लगभग 10 गुना ज्यादा मीठा होता है। किससे भाई, फ्रक्टोज से लगभग सैकेरिन 10 गुना ज्यादा मीठा होता है। और जो गैलेक्टोज जो कि जो लैक्टोज है उसके वेतन से प्राप्त होता है। तो ये नॉर्मली इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बात करेंगे हम आगे, यहाँ पर छाप लो इसको, यहाँ तक देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा भाई,
इसको डाइसेकेराइड है। अब इसके बारे में देख लो, ठीक है। डाइसेकेराइड में सबसे पहले लिखिएगा सुक्रोज। क्या लिखिएगा? सुक्रोज। सुक्रोज। तो सुक्रोज मिलता कहां से है ये समझिएगा सुक्रोज के बारे में। डाइसेकेराइड के बाद बात समझिएगा सुक्रोज के बारे में। सर सुक्रोज देखिए डाई में तो दो सेकेराइड में सेकेराइड, जिसमें कि दो सेकेराइड की इकाइयां जुड़ी होंगी उसे कहेंगे क्या? डाइसेकेराइड। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज में भी क्या होगी? दो शुगर होगी, सॉरी दो जो सुक्रोज है, सुक्रोज में भी शर्करा की क्या होगी? दो इकाइयां होंगी सेकेराइड की। तो देखिएगा जो सुक्रोज है वो किस किस से मिलकर के बनता है, तो लिखिएगा सुक्रोज बनता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो आपका बनता है सुक्रोज। क्या क्या कब बनता है? सुक्रोज कब बनता है? एक इकाई ग्लूकोज की होगी, एक इकाई फ्रक्टोज की होगी, तो सुक्रोज बनेगा। मैंने बताया दो इकाई, तो एक इकाई ग्लूकोज की, एक इकाई जिसकी फ्रक्टोज की, तो बनेगा। आपसे यही पूछ लेता है कि फ्रक्टोज जो सुक्रोज है, सुक्रोज की कौन कौन सी इकाई होती है, तो आपको बताना होगा। क्या बताएंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दो हो गई ना, चलो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा इसका दूसरा नाम क्या है सुक्रोज का। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये टेबल पर सर्व की जाती है तो इसको हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना होगा कि टेबल शुगर बोले आएगा आपके एग्जाम में, तो बताना है सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। सर हमें ये किस में मिलता है, तो स्रोत लिख लीजिएगा, उसके जो स्रोत कहाँ से मिलता है। जैसे आपका गुड़ हुआ, गुड़ में मिलता है कि नहीं मिलता भाई? सर्वाधिक मात्रा में मिलता है कि नहीं मिलता? एक मिनट एक करिएगा। हाँ देखिएगा दोबारा से। तो मैं क्या बता रहा था, देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की दो इकाइयां मिलने पर सुक्रोज का निर्माण होता है। तो गुड़ में हुआ आपका, गुड़ को जैगरी बोल देते हैं, इंग्लिश में समझना चाहो तो जैगरी। क्या बोलते हैं? जैगरी बोल देते हैं। और आगे बात करें, गुड़ हुआ, शहद हुआ, चीनी, इनमें से ये प्राप्त होता है। तो सुक्रोज किससे मिलता है? गुड़, चीनी, शहद से हमें सुक्रोज मिलता है, क्योंकि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक इकाई से मिलकर बनता है सुक्रोज। आपका यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अब लिखिएगा लैक्टोज के बारे में, दूसरी इकाई के बारे में लिखिएगा लैक्टोज। जो लैक्टोज है, लैक्टोज के बारे में लिखिएगा, लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इन नामों को जो भी याद रखिए, इनके नाम पूछ लेता बस। जो लैक्टोज है, लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से पूछिए आपसे, लैक्टोज को या फिर मिल्क शुगर कैसे कहते हैं, तो आपको बताना है लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। तो लैक्टोज किस किस से बना होता है? डाइसेकेराइड दो इकाइयां होंगी, तो इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एक एक इकाइयां मिलकर के बनाती हैं लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एक एक इकाइयां मिलकर के बनाती हैं लैक्टोज। समझ आया तक? आया कि नहीं आया भाई? आ गया होगा अच्छे तरीके से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एक एक इकाइयां मिलेंगी तो लैक्टोज का निर्माण हो जाता है। तो लैक्टोज की और बात करें तो लैक्टिक एसिड, आपको पता है जब दूध होता है, दूध में लैक्टिक जब जामुन वगैरह जो डालते हैं ना, तो वो दही में चल होता है। दही में कौन कन्वर्ट करता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु जो कि दूध को दही में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, तो इसको याद रखिए, लैक्टोज को हो गया मिल्क शुगर, क्योंकि मिल्क में दूध को ही ये कन्वर्ट करते हैं किसमें? शर्करा में, सॉरी दही में। समझ आया आपको अच्छे तरीके से? यहाँ तक आ गया होगा। अब बात करते हैं माल्टोज के बारे में। थर्ड पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर माल्टोज। माल्टोज, जो माल्टोज है, माल्टोज को माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माल्ट शर्करा या माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। इसको ड्राई शुगर भी मिलेगा कहीं कहीं, अगर आपसे पूछ लेगा
कि ड्राई शुगर किसे कहते हैं, तो ड्राई शुगर भी इसी को बोलते हैं। आलमंड शुगर भी आएगा तो भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है। जो बादाम वाली शुगर है वो भी इसी को बोल देते हैं। जो ये माल्टोज है हमारे जो ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप ये खाएंगे तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ तक भी चीजें समझ आया। तो ये बताइए माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो माल्टोज तो ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज की ही दो इकाइयों से मिलकर बना होता है आपका माल्टोज। जो उगे हुए अनाज वगैरह होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया बताइएगा, आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लो जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिएगा हम पढ़ रहे हैं अभी डाइसेक्राइड, किसके बारे में, डाइसेक्राइड में सबसे पहले देखिए सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज किसके मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज की इकाई होती है, एक फ्रक्टोज की। एक इकाई ग्लूकोज की, एक इकाई फ्रक्टोज की, तो बनता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। गुड़ शहद इनसे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ड्राई शुगर भी बोलते हैं, आलमंड शुगर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करेंगे हम पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में पॉली मीन्स अधिक, जिसमें जो सेकेराइड है इसकी एक से अधिक इकाइयां पाई जाती हैं, एक से अधिक इकाइयां पाई जाती हैं उसे पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। बिल्कुल ज्यादा डिटेल में अभी नहीं चलेंगे, बिल्कुल आराम से ही चीजें जो मुझे बताना जरूरी है वही आराम से बताता हुआ चलूंगा। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे कि पॉलीसेकेराइड में क्या होता है। जैसे पॉलीसेकेराइड सबसे पहले जो किससे प्राप्त होता है, तो देखिए जो मक्का हुआ, ठीक है, मक्का हुआ, चावल हुआ, ठीक है, जो घास होते हैं ना प्लांट्स में भी मिलता है, स्टार्च के रूप में मिलता है, तो ये हमें मिल जाता है अच्छे तरीके से। समझ आ रहा है ना भाई अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। चलो तो पॉलीसेकेराइड के बारे में अब जान लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा आलू के लिए लिखना चाहूंगा, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि जो पॉलीसेकेराइड है इसमें जो स्टार्च आएगा सबसे पहले लिखिएगा स्टार्च के बारे में लिखिएगा। देखो सबसे पहले लिखिएगा आप स्टार्च। जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है भाई, स्टार्च के बारे में आपको जानना जरूरी है। जो स्टार्च होता है ना, जो फूड जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स अपना जो फूड है भोजन किसके रूप में स्टोर करते हैं या संचित भोजन किसके रूप में संग्रहित करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किसके रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो संग्रहित कहाँ पर करते हैं, जड़ों में। तो ये देखिएगा, बस आपको ये इतना याद रखिएगा कि स्टार्च कैसा सेकेराइड है वो आपको बताना है। सिंपल ही पढ़ लो, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। तो पूछेगा आपसे कि जो स्टार्च है कैसा सेकेराइड है, तो आपको बताना होगा पॉलीसेकेराइड। बस ज्यादा डिटेल मत जाइएगा, पॉलीसेकेराइड आपका होता है क्या, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट पूछ ले आपसे ग्लाइकोजन के बारे में पूछ ले। तो ग्लाइकोजन भी आपका कैसा है, ग्लाइकोजन भी आपका पॉलीसेकेराइड है। जैसे यहाँ पर जो स्टार्च बनता है तो पत्तियों में अलग अलग पत्तियों बनता है ना, तो पूरा स्टोर हो जाता है, ठीक है भाई। तो जो आपको बस समझना इतना ही जरूरी है, ज्यादा चीजें अभी ठीक होंगी। चलो तो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है इसके बारे में बता दो। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, कहाँ पर, यकृत में स्टोर हो जाता है आपका। क्या भाई, ग्लाइकोजन हमारे यकृत के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी कुछ बनता है, ध्यान सुन लीजिएगा, हमारे शरीर में जो भी कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है ना, वो सभी कहाँ स्टोर होता है, वो पूरा का पूरा आपका लीवर में ही स्टोर होता है। इसीलिए हम लीवर को एक दूसरे नाम से और जानते हैं, स्टोर हाउस ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। स्टोर हाउस ऑफ बॉडी भी किसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा लीवर को ही स्टोर हाउस ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा। नेक्स्ट बात करें सेल्यूलोज की, बात करें सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है शेल वॉल में। कहाँ, जो पादप होते हैं, पादप की कोशिका भित्ति में। कहाँ पर, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है,
प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है आपका सेल्यूलोज। ठीक है भाई, तो प्लांट की सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है आपका सेल्यूलोज। समझ आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ेंगे। अब सेल्यूलोज के बाद में अगर बात करें काइटिन भी लिख लो। काइटिन, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। काइटिन, काइटिन कैसे बनता है? जो फंजाई होते हैं, फंजाई बोले या कवक बोल लो, ठीक है, तो कीड़े मकोड़े बोल लो, ठीक है, तो कीट होते हैं उनमें भी जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है। तो समझिएगा, आपसे पूछेगा कि पॉलीसेकेराइड कौन सा है, तो पॉलीसेकेराइड ग्रुप में अगर आपसे पूछेगा स्टार्ट क्या आता है तो आप बता देना है, आपको ग्लाइकोजन बता देना है, सेलुलोज बता देना है और आपको काइटिन बता देना है। अगर इनमें से कुछ मिलेगा तो आपको सिर्फ टिक करना होता है, आसानी से आप टिक कर पाएंगे। समझ आया होगा? अच्छे तरीके से इसको छाप लोगे, छाप लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारा जो इसमें दूसरा बचा हुआ है प्रोटीन, और अभी फैट भी बचा हुआ है। अब इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे सबको, फिर आगे फिर बढ़ेंगे। लिखिएगा प्रोटीन। देखो भाई प्रोटीन, देखो प्रोटीन से सीधा सीधा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन प्रोटीन से बनता है कि प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन नाम किसने दिया था भाई, प्रोटीन की संरचना किसने बताई थी। तो देखिएगा प्रोटीन की सबसे पहले खोज, तो प्रोटीन की खोज किसने की, तो लिखिएगा मूलर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज किसने की। तो प्रोटीन का तो नाम किसने दिया था, तो नाम बताएंगे बर्जीलियस। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या दिया था, नाम दिया था। और बताना है संरचना। संरचना स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका पाउलिंग मिलता है। फॉलिंग लिखते थे, इसको इंग्लिश में लिखे तो लिख लीजिएगा, फॉलिंग बोलते हैं इसको, फॉलिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो तो प्रोटीन के बारे में समझ लीजिएगा कि प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज की गई थी मूलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और उसके बाद इसको जो प्रोटीन नाम नहीं दिया गया था, प्रोटीन इसको बाद में नाम दिया गया। प्रोटीन सीधा नहीं बनता है, ये एक्चुअल में 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो जो एसिड होते हैं ना, ये 20 अमीनो एसिड जब मिलते हैं उसका उसके बाद पेप्सिन, और पेप्सिन से प्रोटीन बनता है। तो वो आगे प्रोसीजर है। तो जो 20 अमीनो एसिड हैं इनसे बनता है आपका प्रोटीन। बाद में फ्रेम होता है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे। चलो, और जो 20 अमीनो अम्ल हैं इनको मैजिक 20 के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ लेगा कि मैजिक 20 किसे कहते हैं, तो मैजिक 20 भी कहते हैं। जो 20 अमीनो एसिड हैं इनको मैजिक 20 के नाम से भी जानते हैं। समझिएगा, जो हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन की खोज मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। इसका जो नाम दिया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में फॉलोइंग ने बता दिया था। सर ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा ऊर्जा नहीं देते हैं। ये कितनी देते हैं भाई? ये लगभग 20 से 25% ऊर्जा देने का ये हमारे शरीर में काम करते हैं प्रोटीन। 20 से 25% की ऊर्जा देने का काम करते हैं। सर इसका तो फिर मेन काम क्या हुआ? इसका मेन काम होता है जो हमारा शरीर है, शरीर के विकास के लिए, शरीर के निरंतर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका जो मेन और मुख्य काम क्या हुआ इसका, शरीर के, लिखेगा शरीर के निरंतर विकास के लिए, निरंतर विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, तो शरीर के निरंतर विकास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। जो बच्चे होते हैं बच्चों को हमें प्रोटीन खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका डेवलपमेंट फेज में चल रहे होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उनको अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनका विकास भी अच्छे तरीके से होगा, तो मैच्योरिटी लेवल भी अच्छे तरीके से होगा, उनका
पूर्ण रूप से विकास होगा अगर आप ये प्रोटीन वगैरह बच्चों को अच्छे तरीके से देते रहेंगे। तो 14-15 साल उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको भरपूर अच्छी तरीके से भाई प्रोटीन दिलाया करो। आपका जो भी बच्चे बच्ची हो तो उनको तो प्रोटीन का मेन काम है आपका जो बॉडी है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो समझ में आया होगा। तो प्रोटीन का मेन काम, दूसरा काम और जो समझिए दूसरा काम, ये ऊर्जा भी देने का काम करती है प्रोटीन आपके शरीर के लिए। सर प्रोटीन ऊर्जा कितनी देती है? तो 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम, ऐसे लिख लो 1 ग्राम, ऐसे 1 ग्राम प्रोटीन, ऐसे ठीक रहेगा। 1 ग्राम प्रोटीन से सर हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा? आपको बताना होगा 4.1 से लेकर 4.2 कैलोरी। क्या 4.1 से लेकर 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। समझ आया होगा? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया भाई अच्छे तरीके से? और जो प्रोटीन है इसको उभयधर्मी अणु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या उभयधर्मी अणु भी कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि उभयधर्मी अणु किसे कहते हैं? उभयधर्मी, ये पूछेगा कि कैसा अणु है, तो उभयधर्मी अणु है। जो प्रोटीन है कैसा है? उभयधर्मी अणु होता है आपका, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ज्यादा हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ आया? तो प्रोटीन के बारे में और समझ लीजिएगा। तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का निर्माण होता है 20 अमीनो एसिड से निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड को हम मैजिक 20 के नाम से भी जानते हैं। और प्रोटीन की खोज मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने नाम दे दिया था, पाउलिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। ये हमारे शरीर के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, निरंतर विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या? प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलती है? सर्वाधिक सोयाबीन खाइएगा, सोयाबीन लीजिएगा, मशरूम लीजिएगा, इनसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आपको सोयाबीन मशरूम से बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। तो स्रोत लिख लो, एक दो ही लिख लो, कुछ नहीं। तो मुख्य रूप से सोयाबीन लिख लीजिएगा, सोयाबीन हुआ, अच्छे स्रोत ही लिखा देता हूँ। सोयाबीन और मशरूम इसके मुख्य स्रोत हैं, इनको लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दाल भी आ जाती है इसमें, दाल भी लिख लो, ठीक है। सोयाबीन, मशरूम, दाल इनके मुख्य स्रोत होते हैं। और भी लोग और भी चीज होती है, आपको की ऐसी बात नहीं है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। एक बार थोड़ा सा और एक बार समझ लो आप, फिर चीजों को मैं आगे रखता हूँ आपके सामने क्या कैसी चीजें रहती हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की हमें पर डे लगभग 350 से लेकर 400 ग्राम की जरूरत पड़ती है। कितना? 350 से लेकर 400 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमें बताइए सर कि कितना प्रोटीन एक दिन में हमें लेना चाहिए? तो प्रोटीन पर डे प्रोटीन हमें लेना चाहिए कितना? तो कहाँ लिखते हैं इसको? थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ऊपर लिख देंगे। तो पर डे एक बार लिखिएगा यहाँ पर। तो प्रोटीन है, प्रोटीन प्रतिदिन 60 ग्राम लेना जरूरी है। कितना? 60 ग्राम लेना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको रोजाना क्या 60 ग्राम क्या लेना जरूरी है? आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। क्या? 60 ग्राम। जो प्रोटीन होता है यही हमारे बॉडी के जो घाव वगैरह हो जाते हैं ना, उनको भी भरने में हेल्प कर देता है। क्या? प्रोटीन। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस बोलते हैं इसको। देखिएगा, इसके बारे में मैं लिखाई देता हूँ आपको। इसको दूसरा नाम को जानते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। किसको? प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, निर्माण किससे हुआ था इसका? अमीनो एसिड से ही बना था ना। क्या लिखा देता हूँ? अमीनो एसिड। किससे? अमीनो एसिड में। अगर 20 अमीनो एसिड को बोल देते हैं, क्या 20 अमीनो एसिड है? इसी को मैंने क्या बोला था? मैजिक 20 बोला था। इसको बोला था मैंने, इसी को अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? मैजिक 20। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, मैजिक 20 भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया?
प्रोटीन के बारे में पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर छाप दिया आपके लिए, इसको समझ लो। और बताऊंगा मैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, क्या होता है। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में जैसे बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनकी मरम्मत के लिए फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हड्डियां बनती हैं, मसल्स हैं, उनके निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं? एक बार रिवीजन और कर लीजिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिएगा प्रोटीन के बारे में समझेगा। प्रोटीन की खोज किसने की? देखिए प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज की मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन नाम दिया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटीन को नाम दे दिया था। पाउलिन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की संरचना के बारे में बता दिया था। किसने? पाउलिन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। तब जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर में काम क्या करता है? 20 से लेकर 25% ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन इसका जो मुख्य काम होता है हमारे शरीर के निरंतर विकास के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बताइए सर कि हमें रोजाना कितना प्रोटीन लेने की जरूरत है? तो मैंने बताया आपको 60 ग्राम आपको रोजाना प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है भाई, आगे बात करें तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, छाप लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ इसके स्रोत के बारे में कि कौन सा प्रोटीन, ये तो मैंने बता दिया सोयाबीन वगैरह, लेकिन पूरा डिटेल में थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, इसमें कौन सा प्रोटीन है, तो पूरा लिस्ट लिख लेते हैं। प्रोटीन के स्रोतों की पूरी लिस्ट लिख लो, स्रोत लिख लो भाई इसके। स्रोत क्या है? प्रोटीन के स्रोत क्या है? देखिए मैंने आपको बताया कि जो दाल होती है, क्या दाल, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलीन मीन्स, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भाई बताएंगे? प्रोलीमिन्स नाम की प्रोटीन दाल में पाई जाती है। दूसरा नंबर, टमाटर में कौन सी पाई जाती है सर? टमाटर में लाइकोपीन, लाइकोपीन नाम की प्रोटीन किसमें पाई जाती है भाई? लाइकोपीन नाम की प्रोटीन टमाटर में पाई जाती है। दूसरा सर, थर्ड नंबर पे सर, गाजर में कौन सी पाई जाती है? तो गाजर में लिखिएगा कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। और सर आगे क्यों बताएंगे, तो गेहूं में कौन सी पाई जाती है भाई? लिखिएगा गेहूं में ग्लूटिन, ग्लूटिन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। आपके में लिख लीजिएगा इसी तरीके से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, टमाटर में कौन सी होती है, गाजर में कौन सी होती है, आपकी त्वचा में कौन सी होती है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है भाई, आपसे पूछेगा कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, रुधिर में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? ब्लड की बात करें तो एक होता है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, लिख लीजिएगा फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ। ठीक है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, ये प्रोटीन पाई जाती है। आगे बात करेंगे हम हेयर्स के बारे में, बालों के बारे में। बाल में कौन सी? अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बालों में अल्फा केराटिन प्रोटीन आपकी पाई जाती है। स्किन की बात करें, देखिएगा स्किन, त्वचा, त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजिन। ये पूरी लिस्ट आपको याद करना भाई, कोलेजिन। और बात करें हड्डियों की बात करें, बोन्स की बात करें, जो हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में कौन सी पाई जाती है? तो हड्डियों में पाई जाती है ओशीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, आपको
तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन टपक जाता है। तो समझिएगा, आपसे पूछेगा दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो प्रोलीन। क्या दाल में कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोलीन। अगर आपसे पूछेगा टमाटर में कौन सी होता है, लाइकोपीन, या इसको देखो लाइकोपीन बोल मिलेगा या फिर ल्यूकोपीन भी मिल जाएगा। क्या लाइकोपीन या ल्यूकोपीन मिल जाएगा आपको। गाजर में कैरोटीन होती है, गेहूं में प्रोटीन होती है, बुथिर में आपको ग्लोबिन होती है, फाइब्रिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, स्किन में आपकी कोलेजिन होती है, बोन्स में आपकी ओशिन होती है। भाई ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिएगा। जो दालों होती है, दालों में प्रोलीन नाम की जो प्रोटीन होती है, टमाटर में देखो दाल में कौन सी प्रोलीन होती है, टमाटर में लाइकोपीन होती है, गाजर में कैरोटीन होती है, ठीक है भाई। गेहूं में ग्लूटीन होते हैं, रोजर में फाइब्रिन, बाल में होते हैं अल्फा केराटिन, और आपकी जो स्किन है कोलेजन, और हड्डियों में ये आपकी ओशिन पाई जाती है। ये लिस्ट छाप लो, आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहीं पर लिखा देता हूं, कमी से रोग। कमी से रोग, सर इसकी कमी हो जाती है तो दो रोग हो जाते हैं। एक मरासमस और दूसरा हो जाता है इससे क्वासियोकोर। मरासमस और क्वासियोकोर नाम की दो बीमारियां हो जाती है। क्या मरासमस और क्वासियोकोर नाम की बीमारी किसके कारण होते हैं? जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरासमस और क्वासियोकोर नाम की दो बीमारी हो जाती है। तो मरासमस होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो शरीर का जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। ग्रोथ डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाता है, बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, उसका शरीर का बिल्कुल विकास नहीं हो पाता है मरासमस में। समझ आया? एक होता है क्वासियोकोर, ठीक है, एक होता दूसरा होता है आपका क्वासियोकोर, ठीक है भाई। ये लगभग 5 से 6 साल के बच्चों में होता है। ये हो जाता है लगभग 1 से 2 साल की बच्चों में, ठीक है, 1 से 2 साल के बच्चों में क्वासियोकोर हो जाता है। तो ये समझ लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर वसा के बारे में बात करें। यहाँ तक आपने छाप लिया हुआ उम्मीद करता हूँ। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वासियोकोर लक्षण बताऊंगे, पेट फूल जाता है इसमें, ठीक है, भूख वगैरह के बच्चा को। तो आगे बढ़ते हैं। वसा के बारे में आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। वसा या फैट लिखिएगा, वसा या फैट लिखिएगा यहाँ पर इसको, ठीक है। वसा के बारे में लिखिएगा, वसा के बारे में ऊपर लिख देते हैं वसा। फैट के बारे में जान लिया। जो फैट है, फैट का काम क्या है हमारे शरीर के लिए? फैट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। क्या? ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, लंबे समय जोड़ लो इसमें तो बहुत अच्छा होगा। फैट का काम क्या है हमारे शरीर में? तो लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम कौन करता है? भाई आपका फैट करता है। तो 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम अगर हम फैट की बात करूं, तो 1 ग्राम जो फैट है वसा है, इसमें जो ऊर्जा मिलती है आपको लगभग 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी। तो मैंने बताया था कि सर्वाधिक किस यूनिट में वसा जो कैलोरी की ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। तो मैंने पहले बताया था कि वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जो वसा है ये आपके दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है। वसा हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वसा हमारे दिमाग के लिए ऊर्जा देने का काम करती है। ये समझ में अच्छी तरीके से आपको आ रहा होगा। तो वसा कैसे बनता है? एक होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो आपका बनता है जब तक फैट। क्या बनता है? फैट बन जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो इसका पाचन कहाँ होता है?
जब मैंने उसमें यूं तो बताया नहीं आपको कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो समझ लीजिएगा जो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। वो भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका पाचन कहाँ होता है लिखिएगा, थोड़ा सा मैं भी बोर हो रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सा। इसका पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी फ्री करता हूँ, मेरा अभी छोटी आंत में क्या, छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। वसा दो तरीके की होती है, एक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो मैं थोड़ा सा चीजों को जल्दी फ्री करता हूँ। तो वसा होती है दो तरीके की होती है, एक होती है संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। एक होती है संतृप्त, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा दो होती है। ये अनसैचुरेटेड और ये होती है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वसा होती है। क्या क्या होती है समझेगा। सैचुरेटेड की बात करूं तो इनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या असंतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है और जो संतृप्त है इसमें असंतृप्त में डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सबसे जो अच्छा इसकी जो परिभाषा लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा बोल के सुना देता, थोड़ा तक रहा हूँ। देखो इसका जो परिभाषा हुई है, टेम्परेचर, देखो इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर में है, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये तरल हो जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। और अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर देखो ज्यादा और कम, अगर टेम्परेचर कम है तो ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं या कठोर हो जाते हैं। देखो क्या दिखेगा, जो संतृप्त वसा होती है उसको अगर तापमान ज्यादा देंगे तो वो तरल अवस्था में आ जाएगी, अगर तापमान कम देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। जैसे सर्दियों में जैसे घी आपका जम जाता है, आपको पता है डालडा जमी जाता है, तो ये संतृप्त होता है। जो कि जैसे सर्दी आ गई, जैसे कम टेम्परेचर हुआ तो जो चीज जम जाती है उसे संतृप्त वसा कहते हैं, जो नहीं जमती है उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। यहाँ पे समझ लो वही। ठीक है, अब असंतृप्त में समझ लो, असंतृप्त में क्या है, तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी हो, ये हमेशा लिक्विड अवस्था में होते हैं, ये तरल अवस्था में होते हैं, तरल अवस्था में होती है। तो असंतृप्त वसा है कैसी तरल अवस्था में होती है, जैसे लिखना उदाहरण लिख लो, जैसे सोया जो रिफाइंड हुआ आपका, रिफाइंड हुआ। दूसरे नंबर पर लिखो जैतून का तेल लिख लो, सरसों का तेल लिख लो, आगे लिखे सोयाबीन का भी तेल लिख लो। ये जितने भी ऑयल होते हैं ना, तो ये आपके जो कि टेम्परेचर में इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान सुनो, तापमान का उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिक्विड अवस्था में तो लिक्विड अवस्था में रहेंगे, उसे असंतृप्त कहते हैं। और जो कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो भाई लिक्विड अवस्था में, टेम्परेचर कम हुआ तो जम जाते हैं, उसे असंतृप्त कहते हैं। इसके भी उदाहरण आप समझ लो। इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपको घी हुआ, डालडा, लेकिन इसमें एक है जो कोकोनट का तेल होता है ना, ये आपको यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कोकोनट का तेल कैसी वसा है। कोकोनट का तेल कैसी वसा है, तो आपको बताना है संतृप्त वसा है, क्योंकि ये जम जाता है। कोकोनट का तेल क्या हो जाता है, जम जाता है। याद रखिए कोकोनट का तेल कैसा है, संतृप्त वसा है, ना कि असंतृप्त वसा। समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मिनरल्स के बारे में एक बार सुन लो। जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन की बात करें, मिनरल्स में आयरन की बात करता हूं मैं,
मिनरल्स की बात करूं, आयरन होता है, तो आयरन हमारे शरीर में फेरस के रूप में क्या Fe2 प्लस के रूप में, Fe2 प्लस के रूप में हमारे शरीर में जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन, क्या जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग देने का काम करता है वो आयरन करता है। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आपका पालक, देखो मैं जल्दी करा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा समझ लो। पालक, मेथी, जो हरी सब्जियां वगैरह, इनसे ये मिलता है आपको आयरन, जो कि आपका जो ब्लड है, ब्लड का कलर है, खून का जो रेड कलर रहता है वो आयरन के कारण होता है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत ही सर्वाधिक होती है। अगर बोले तो देखिए, हमारे बालों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, आपकी बोन्स में कैल्शियम होता है, तो बहुत सारी जगह कैल्शियम पाया जाता है। ये समझ में आपको आया होगा। जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी आपकी जो मसल्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की मात्रा आपके अगर दांतों पर जम जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, एनिमल वाला पार्ट क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे डैमेज होना लग जाता है अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की क्लास को थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे, देखिए कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली क्लासेस को भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।